Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss structural approach. देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखे थे। आज हम नेक्स्ट अप्रोच स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच। देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है, इसके लिए हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन देखने का मतलब ये नहीं है कि हमें रटना पड़े। उस डेफिनेशन से ही हम इस जो अप्रोच है हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसका सारांश या समरी निकालेंगे कि इन डेफिनेशन में इन विद्वानों द्वारा क्या कहा गया है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच आखिर है क्या। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास सी एस भंडारी की। किसकी है? सी एस भंडारी की डेफिनेशन है दैट द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज टीचिंग द लर्नर सर्टन सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स इन अ सर्टन ऑर्डर। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच विद्यार्थियों को या लर्नर को ये सिखाना है। क्या सिखाना है? सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स, यानी कुछ स्ट्रक्चर्स या जो सेंटेंसेज होते हैं उनको सेलेक्ट किया होता है और उन्हीं को हमें एक सर्टेन ऑर्डर में एक निश्चित क्रम के अनुसार पढ़ाना या सिखाना होता है। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच में कुछ सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको एक निश्चित क्रम में या सर्टेन ऑर्डर में हमें सिखाना होता है। दोबारा से देख लीजिए, सी एस भंडारी स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में कहते हैं दैट द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज टीचिंग। स्ट्रक्चरल अप्रोच शिक्षण करवाना है द लर्नर, अधिगमकर्ताओं को। क्या लर्न करवाएंगे हम? सर्टन सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स, कुछ चुने हुए स्ट्रक्चर्स इन अ सर्टन ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में। यानी निश्चित क्रम में सेलेक्ट किए हुए स्ट्रक्चर को लर्नर को सिखाना ही क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ब्रिमटन की। देखिए ब्रिमटन की हमारे पास डेफिनेशन है। ब्रिमटन ने कहा है स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, दियर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स। देखिए ब्रेमेंटन महोदय का कहना है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? इज अ साइंटिफिक स्टडी, एक वैज्ञानिक अध्ययन है ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, यानी कुछ आधारभूत स्ट्रक्चर्स हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन है ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ आधारभूत स्ट्रक्चर्स का वैज्ञानिक अध्ययन ही स्ट्रक्चरल अप्रोच है। दियर एनालिसिस, अब यहाँ समझिएगा दियर किसके लिए यूज किया गया है। दियर का यूज यहाँ स्ट्रक्चर्स के लिए लिया गया है कि हम एनालिसिस करेंगे किनका? उन फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स का, एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, और उनको एक व्यवस्थित क्रम में जमा कर विद्यार्थियों को सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर भी था कि निश्चित क्रम में सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे? लर्नर को सिखाएंगे। और इधर भी इन्होंने ब्रेमिंटन महोदय ने कहा है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की साइंटिफिक स्टडी ही क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच है, और उनका एनालिसिस किया जाना और उनका लॉजिकल अरेंजमेंट करना किस में आता है? स्ट्रक्चरल अप्रोच में। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर की। अब देखिए पढ़ क्या रहे हैं हम? स्ट्रक्चरल अप्रोच, लेकिन ये स्ट्रक्चरल अप्रोच में जो स्ट्रक्चर वर्ड है ये है क्या? व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर से मीनिंग है द डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स आर कोल्ड स्ट्रक्चर। देखिए द डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वर्ड, यानी जो शब्द होते हैं, शब्दों का भिन्न भिन्न तरीके से पैटर्न बनाना या उनको भिन्न भिन्न तरीके से अरेंज करना ही क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर करना। यानी मान लो आपके सामने 4-5 शब्द रख दिए, जैसे ही रख दिया, इज रख दिया, लास्ट वर्ड रख दिया, हुर्रा रख दिया, ओ रख दिया, आपके पास वर्ब की बेस फॉर्म रख दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म रख दी। अब मान लो आपके पास इतने सारे वर्ड्स है, लेकिन आप उनको क्या करोगे? एक सही वे में अरेंज करोगे, उनका पैटर्न बनाओगे। जैसे ओ वर्ड है, ओ वर्ड किसको डिफाइन करता है? लास्ट वर्ड किसको डिफाइन करता है? तो उससे जो सेंटेंस हमारा या जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, तो उससे हम क्या बनाएंगे? अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी उन शब्दों को क्या करना? एक सही वे में अरेंज करना, उनके पैटर्न बनाना ही क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ओ ही इज नो मोर, कि अब वो नहीं रहा। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आर यू गेटिंग मी?
तो ओ वर्ड को मैंने अरेंज किया और उसका एक सेंटेंस बनाया, ओ ही इज़ नो मोर। तो ये क्या हो गया, हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। वैसे तो ये अलग अलग थे, ओ, अला, सुर्रा, वर्ब की बेस फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ थैंक यू, तो थैंक यू बोलने से क्या हुआ, ये भी हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन ये कैसे स्ट्रक्चर में आ जाएगा, फॉर्मूला में आ जाएगा, कि फॉर्मूला बना दिए एक थैंक यू यानी आपका धन्यवाद। ये आता है हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर में, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया आपको व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि शब्दों को भिन्न भिन्न तरीके से अरेंज करना या उनके पैटर्न बनाना ही क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। इन दिस अप्रोच यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच में 275 बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड 3000 वर्ड्स ऑफ वोकेबलरी आर प्रिपेयर्ड टू टीच। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच में विद्वानों द्वारा 275 बेसिक स्ट्रक्चर्स और 3000 शब्दों का 3000 शब्दों की वोकेबलरी प्रिपेयर्ड की गई है पढ़ाने के लिए। ये याद रखिएगा, ये फिक्स है। कितने बेसिक स्ट्रक्चर्स है स्ट्रक्चरल अप्रोच के लिए, तो 275 बेसिक स्ट्रक्चर्स। और कितने शब्दों की वोकेबलरी प्रिपेयर की गई है, तो 3000 शब्दों की वोकेबलरी लर्नर्स को सिखाने के लिए पढ़ाने के लिए प्रिपेयर की गई है, यानी तैयार की गई है। ये फिक्स है, ध्यान रखिएगा आप, इनको इसको याद रखिएगा। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में बेसिक स्ट्रक्चर्स की संख्या कितनी है, या कितने बेसिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम लर्नर को सिखाते हैं, तो यह है 275 बेसिक स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चरल अप्रोच 275 बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड 3000 वर्ड्स ऑफ वोकेबलरी आर प्रिपेयर्ड टू टीच। यानी विद्यार्थियों को या लर्नर को सिखाने के लिए स्ट्रक्चरल अप्रोच में हमारे पास 275 बेसिक स्ट्रक्चर और 3000 शब्द वोकेबलरी के उन्हें सिखाने के लिए होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर्स के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज फ्रेज स्ट्रक्चर, देन फॉर्मूला स्ट्रक्चर एंड इडियोमेटिक स्ट्रक्चर। यानी विद्यार्थियों को सिखाने के लिए हमारे पास कितने तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेज स्ट्रक्चर, फॉर्मूला स्ट्रक्चर एंड इडियोमेटिक स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है या किस तरह के सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस जो हम होते हैं उनका यूज, सेंटेंस आप समझते हैं सब, अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है एंड इंटेरोनेगेटिव भी हो सकता है। सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है आई एम टीचिंग, तो ये क्या है, एक सेंटेंस। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना के विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है सेंटेंस बताकर ही उनको सिखाई जाती है। कौन सी अप्रोच में, स्ट्रक्चरल अप्रोच में। देन आई एम टीचिंग, दे आर लर्निंग, वी आर प्लेइंग, दे आर गोइंग। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे आ जाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। अब जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ अफर्मेटिव लिखा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव भी हो सकता है ये, या इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, या इंटेरोनेगेटिव भी हो सकता है। तो आप इसको रटना मत कि मैम ने ये लिखवाया है या ये लिखा हुआ था तो ये नहीं, इसकी जगह नेगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, WH वर्ड वाले भी हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले भी हो सकते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, सेंटेंस में। नेक्स्ट है फ्रेज स्ट्रक्चर। तो फ्रेज स्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं हमारे, अक्रॉस द रोड, ऑन द टेबल, यानी फ्रेज। देखिए सेंटेंस की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सिलेबल। सिलेबल से मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड। वर्ड से क्या बनते हैं, फ्रेज। तो देखिए फ्रेंड, शब्दों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेज। लेकिन उसका कोई अर्थ, एक मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलता। अब देखिए अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार, इसका पूरा मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो ये क्या है, फ्रेज स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी विद्यार्थियों को लैंग्वेज सिखाई जाती है, अक्रॉस द रोड, ऑन द टेबल, बिहाइंड द वॉल। तो ऐसे ये होते हैं हमारे फ्रेज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फॉर्मूला स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल थैंक यू वर्ड, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड कर्स यू। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हमारे फॉर्मूला स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है इडियोमेटिक स्ट्रक्चर। इडियोमेटिक स्ट्रक्चर में ईडियम्स आ जाते हैं, हमारे मुहावरे जिनको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बेड ऑफ थॉर्न्स। चलो इसके थ्रू ही हम दो ईडियम भी याद कर लेते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट, विवाद करना, झगड़े का कारण होना।
क्वेरल ऑफ डिस्प्यूट, क्वेरल या डिस्प्यूट यानी विवाद होना, झगड़े का कारण होना। नेक्स्ट है बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स मीन्स क्या होता है? अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमारे अनुकूल नहीं हो, बेड ऑफ थॉर्न्स। चलो एक ऐसी ही बेड ऑफ रोजेज होती है, तो उसका अर्थ क्या होता है? कंफर्टेबल सिचुएशन। तो बेड ऑफ रोजेज की जस्ट अपोजिट कौन सी इडियम है हमारे पास? बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो ईडियम्स भी हमारी एक तरह की क्या है? स्ट्रक्चर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स विद्यार्थियों को सिखाकर हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के उद्देश्य को पूरा करते हैं, और स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही हम विद्यार्थियों को या लर्नर को या स्टूडेंट्स को हम लैंग्वेज सिखाते हैं। अब देखिए इसमें पॉइंट है, दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज न्यू अप्रोच एंड ओरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच को और हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको न्यू अप्रोच के नाम से, या ओरल अप्रोच के नाम से, या फिर स्पीच फर्स्ट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच में विद्यार्थियों को सुनकर और बोलकर ही लैंग्वेज सिखाई जाती है, यानी इसमें ओरल प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए इसका एक अन्य नाम क्या है? ओरल अप्रोच। स्पीच फर्स्ट अप्रोच इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बोलने पर ज़्यादा फक किया जाता है, बोलने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेथड। स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है वो किस पर बेस्ड है? डायरेक्ट मेथड पर। अब देखिए डायरेक्ट मेथड पर कैसे बेस है। देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम लैंग्वेज को अनुवाद करके नहीं डायरेक्ट वे में सिखाते हैं। उसी तरह स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद्यार्थियों को सिखा दिए जाते हैं, उनको याद करवा दिए जाते हैं या रटवा दिए जाते हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू विद्यार्थी लैंग्वेज को सीखता है। यानी वो मदर टंग का बहुत ही कम यूज इसमें करता है, मदर टंग का यूज होता ही नहीं है, जिस तरह से डायरेक्ट मेथड में नहीं होता है। इसीलिए स्ट्रक्चरल अप्रोच को हमने डायरेक्ट मेथड बेस्ड अप्रोच कहा है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लैंग्वेज इज स्पीच नॉट राइटिंग। अब देखिए यही सेंटेंस आपने डायरेक्ट मेथड में भी पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किस पर बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो यह है कि लैंग्वेज जो है क्या है? स्पीच है, यानी बोलने पर जोर दिया जाता है, नॉट राइटिंग, लिखने पर नहीं। इसमें बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, राइटिंग पर नहीं, और इसी सिद्धांत पर यह आधारित है। द सेलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इज डन अकॉर्डिंग टू दियर, देखिए, यूजफुलनेस, सिंप्लिसिटी एंड टीचेबिलिटी। अब देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो उनको सेलेक्ट करते हैं तो किस आधार पर सेलेक्ट करते हैं? तो स्ट्रक्चर्स को हम उनकी यूजफुलनेस यानी उनकी उपयोगिता के आधार पर, सिंप्लिसिटी उनकी सरलता के आधार पर, और टीचेबिलिटी के आधार पर सेलेक्ट करते हैं। यानी जो भी स्ट्रक्चर हम विद्यार्थियों को या लर्नर को सिखाने वाले हैं वो कैसे होने चाहिए? यूजफुलनेस उनमें होनी चाहिए, यानी वो उपयोगी होने चाहिए। ऐसे स्ट्रक्चर्स को विद्यार्थियों के सामने रखेंगे जो कि उनके दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में काम आए, जो बार बार उनके क्या हो, रिपीट हो, जिससे वो उनको आसानी से लर्न कर पाए। सिंप्लिसिटी यानी सरल सरल स्ट्रक्चर्स हम विद्यार्थियों को लर्न करवाएंगे, सिखाएंगे। टीचिबिलिटी, ऐसे स्ट्रक्चर्स हम विद्यार्थियों के सामने रखेंगे जो टीचर के लिए भी पढ़ाने आसान हो और लर्नर के लिए उनको सीखना आसान हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हम लर्नर के सामने रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम यूजफुलनेस का यूज करते हुए स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर हम सेलेक्ट कर रहे हैं या हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, उनकी क्या होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, उनकी यूटिलिटी होनी चाहिए। यानी ऐसे स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो बार बार हमारे काम आए, और यूटिलिटी का मतलब है उनकी उपयोगिता हो, यानी उनके दैनिक जीवन में वो उनके काम आए, और जो बार बार यूज किए जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को ही हम इस अप्रोच के थ्रू या उन स्ट्रक्चर्स के थ्रू लर्नर को सिखाएंगे जिनका यूज बार बार भाषा में होता हो। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का अर्थ है कि जो भी स्ट्रक्चर हम चूज कर रहे हैं वो उनकी फॉर्म में और उनके मीनिंग में दोनों में ही कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि हम टफ सेंटेंस बनाकर लर्नर के सामने रख दे तो उसको सीख नहीं पाएंगे। एकदम सरल भाषा में होना चाहिए, उनकी फॉर्म में भी
और उनके मीनिंग में भी, यानी अर्थ में भी, और जिस तरह से उनको फॉर्म किया गया है, यानी उनको लिखा गया है, बनाया गया है, तो उनकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। तो सरलता के आधार पर विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाता है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स विद्यार्थियों के सामने हम नहीं रखेंगे, एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंसेज उनके सामने रखेंगे। ये नहीं कि आप एक सेंटेंस कोई 2 लाइन का बनाकर उनके सामने पेश कर रहे हो तो वो उसको लर्न नहीं कर पाएंगे। सेंटेंस कैसा होगा या स्ट्रक्चर कैसा होगा, शॉर्ट एंड स्वीट, यानी ऐसा होना चाहिए कि उनको आसानी से लर्न हो जाए। नेक्स्ट, टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब है कि विद्यार्थियों को कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इजीली सिखाए जा सकते हैं। अब देखिए, टीचेबिलिटी में मतलब है कि टीचर को पढ़ाने में आसानी हो और विद्यार्थी को सीखने में आसानी हो। जैसे अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या, स्ट्रक्चरल अप्रोच, और मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने रख दूँ कि आई एम टीचिंग स्ट्रक्चरल अप्रोच, कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ा रही हूँ। अब मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया तो विद्यार्थी या फिर आप लोग भी इसको क्या करोगे, आसानी से ग्रहण कर लोगे, क्योंकि मैंने वही सेंटेंस यूज किया जो मैं अभी प्रेजेंट में वो काम कर रही हूँ। जैसे आप सीख रहे हो तो कैसे बोल सकते हैं, वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस या ऐसे स्ट्रक्चर्स का हम यूज करें जो बार बार विद्यार्थियों के काम आ रहे हो या जस्ट उनसे जुड़े हो, जिससे टीचर को भी सिखाने में आसानी हो और लर्नर को सीखने में आसानी हो। यानी जो काम अभी हम कर रहे हैं उसका यूज हम करते हैं ना, तो वो जल्दी से लर्न हो जाता है। तो इसी तरह के स्ट्रक्चर्स हम यूज करेंगे, यानी हम उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए, यानी अपने जीवन में काम में ला पाए। जैसे मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, और आप इसे देख रहे हो, दे आर दे आर वॉचिंग दिस। तो ऐसे स्ट्रक्चर का यूज करें, हम उनको डिमॉन्स्ट्रेट करें, यानी जो काम अभी हिंदी में कर रहे हैं ना उनको हम तुरंत इंग्लिश में करना सीख जाएं। जो टीचर को ऐसा ही करना चाहिए कि जो काम आप अभी क्लासरूम में कर रहे हो उसी को आप इंग्लिश में पेश करना शुरू कर दो बच्चों के सामने, तो वो उसको आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, सम सिचुएशंस आर यूज्ड व्हेन स्ट्रक्चर्स आर टोट। देखिए यहाँ आर है, आर। सम सिचुएशंस आर यूज्ड व्हेन स्ट्रक्चर्स आर टोट। जब विद्यार्थियों को स्ट्रक्चर्स हम सिखाते हैं उस समय कुछ सिचुएशंस का हमें यूज कर लेना चाहिए। किन किन का, यूजिंग पिक्चर चार्ट्स, यानी विद्यार्थियों को कुछ पिक्चर चार्ट्स दिखाकर, मॉडल्स उनके सामने पेश करके, या अन्य ऑडियो लिंगुअल एड्स का यूज करके हम विद्यार्थियों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं। यानी ऐसे पिक्चर चार्ट यूज करो जिसमें चित्र भी बना हुआ हो और नीचे पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ हो। आप नर्सरी क्लास के या फर्स्ट क्लास के बच्चों की इंग्लिश बुक देखिएगा, उसमें ऐसा ही होता है। ऊपर तो चित्र बना हुआ होता है और उसके नीचे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ होता है। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है और उसके नीचे लिखा है राम इज प्लेइंग। कोई बच्चा स्नान कर रहा है, लिखा हुआ होता है ही इज टेकिंग बाथ। तो इस तरह से, यानी पिक्चर चार्ट्स का यूज करके, मॉडल्स विद लर्नर्स के सामने प्रस्तुत करके, या कुछ ऑडियो लिंगुअल एड्स का यूज करके हम लर्नर को स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू लैंग्वेज आसानी से सिखा सकते हैं। ड्राइंग ऑन द बोर्ड, यानी जो भी आप लर्नर को सिखा रहे हो, जो भी स्ट्रक्चर आप लर्नर को सिखा रहे हो, तो आप उसको क्या कर दो, बोर्ड पर ड्रॉ कर दो, यानी उसको लिख कर बता दो ताकि वो आसानी से लर्न कर पाए। और स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम अपने जो जेस्चर्स होते हैं, यानी हमारे बॉडी लैंग्वेज या बॉडी के हाव भाव के थ्रू भी हम लर्नर्स को क्या सिखा सकते हैं, लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो ये था फ्रेंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसमें कुछ पॉइंट्स बच गए होंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और कल हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी पढ़ेंगे। एक बार वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। स्ट्रक्चरल अप्रोच में डेफिनेशन देखी हमने CS भंडारी की और ब्रेमिंटन की। दोनों ने एक ही बात कही, क्या बात कही, कि कुछ सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स को निश्चित ऑर्डर में रखना ही क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है। इन्होंने भी यही कहा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर की साइंटिफिक स्टडी है, और उन्हीं फंडामेंटल स्ट्रक्चर का हम क्या करें, एनालिसिस करें और उनका लॉजिकल अरेंजमेंट करें, यानी तार्किक रूप से उनको जमाएं। स्ट्रक्चर क्या है, तो शब्दों को अलग या भिन्न तरीके से अरेंज करना या उनके पैटर्न बनाना ही स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी केवल एक वर्ड को हम स्ट्रक्चर या सेंटेंस या पैटर्न नहीं करेंगे, शब्दों को सही वे में जमा कर लिखना क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है इसमें 275 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और 3000 वर्ड्स
वोकेबलरी में प्रिपेयर किए गए हैं लर्नर को सिखाने के लिए। 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हमने देखे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेज स्ट्रक्चर, फॉर्मूला स्ट्रक्चर और इडियोमेटिक स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम ओरल अप्रोच या फर्स्ट स्पीच अप्रोच भी कहते हैं। डायरेक्ट मेथड पर बेस्ड होता है। इसमें स्पीच पर कम ध्यान दिया स्पीच पर ध्यान दिया जाता है, राइटिंग पर नहीं। और जब हम स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, यूजफुलनेस का, सिंप्लिसिटी का और टीचेबिलिटी का। और जब हम कुछ सिचुएशन ऐसी है जिनके थ्रू हम विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं, तो किस किस का यूज करेंगे, पिक्चर चार्ट्स का, मॉडल्स का और अन्य ऑडियो लिंगुअल एड्स का। और ड्राइंग ऑन द बोर्ड यानी बोर्ड पर लिखकर लर्नर्स को सिखा देंगे, या अपने बॉडी जेस्चर से हम विद्यार्थियों को भाषा सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगी कि जो मैंने यहाँ नोट डाउन किया है, आप इस पर ध्यान देने से ज़्यादा जिस तरह से मैं समझाती हूँ या जो भी मैं समझाती हूँ, यानी जितना लिखा होता है उसका मैं डबल समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, किस जगह क्या बोल रही हूँ, और बोल रही हूँ तो क्यों बोल रही हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैम आपने यहाँ ऐसा क्यों बोला, यहाँ ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, ताकि मैं भी क्या करूँ, फिर उसको दोबारा से चेक करूँ और मैं आपको उसको और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का वे पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कमी है, क्या और अच्छा किया जा सकता है। और आप जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ख़ास तौर पर उन लोगों तक तो ज़रूर शेयर करें जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनके पास पूरी सुविधाएं नहीं हैं। देखिए, ये जो मैटर मैंने यहाँ नोट डाउन किया है, ये कोई फालतू मैटर नहीं है, ये एकदम आप इस पर भरोसा कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच करेंगे यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर, थैंक्स अ लॉट ऑफ, स्टे मोटिवेटेड।